राम दोस्तों। आज 15 अगस्त, इसकी शुभकामनाएं दूं या फिर चिंतन करूं कि हमने क्या पाया क्या खोया। मुझे लगता है कि शुभकामनाएं जैसी कोई बात वर्तमान के दौर में तो कम से कम दिखाई नहीं देती। ये बात अलग है कि हमें अंग्रेजों से जो है वो आजादी मिली थी। 75 साल पहले हमें जो है अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, लेकिन क्या ये वास्तव में आजादी थी? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने जब इस देश को गुलाम बनाया तो उन्होंने क्या किया था, और जिस समय उन्होंने गुलाम बनाया क्या उन्होंने हिंदुओं को गुलाम बनाया था? मेरा जहां तक चिंतन है, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, हम लगभग 1000 साल से ज्यादा गुलाम रहे मुगलों के। अंग्रेजों की लड़ाई मुगलों से थी, और एक शब्द जिसे हम सुनते हैं व्यापार, व्यापार शब्द जो है वो मुगलों की देन है, क्योंकि मुगल ही व्यापार आरंभ किए थे। मुगलों ने ही दुनिया में जो है वो सोने का, मसालों का, हीरे जवाहरातों का व्यापार आरंभ किया था। इनके व्यापारिक साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने व्यापार का ही सहारा लिया, और उस व्यापार के सहारे से उन्होंने हमें एक तरीके से गुलाम बनाया। उसके बाद ऐसा हुआ कि अंग्रेज कहने के बजाय मैं इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कहूंगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक समझौते के तहत देश छोड़ के गई। आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम एक था, लेकिन उसकी 100 कंपनियां थी, और उस 100 कंपनियों में शायद 4 या 5 कंपनियां उस समय यहां से चली गई थी। बाकी कंपनियां आज भी यहां मौजूद हैं। नेस्कैफे की जो लोग अपना सरदर्द खत्म करने के लिए चाय पीते हैं, वो सरदर्द देने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी की ही प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारे हैं। जाते जाते एक बड़ा गजब का काम हुआ था। हमको आजादी पहले मिल गई थी। आजादी हमको मिल गई थी 15 अगस्त को, लेकिन फिर संविधान लागू किया गया। शब्द सुनना, संविधान लागू किया गया 26 जनवरी को। यह किसने लागू किया? क्या ये हमारे देश में उस समय जो भी लोग चुने गए थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे अंबेडकर हों, चाहे उस समय गांधी हों, जो भी लोग थे, क्या ये इन लोगों ने खुद पे लागू करवाया था संविधान, या फिर अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि अब आपको संवैधानिक रूप से इस देश को चलाना पड़ेगा, और संविधान जो है वो लिखने का कार्य जो है वो फिर उसके बाद सौंपा गया था अंबेडकर को। क्या हमारे देश को वास्तव में संविधान की जरूरत थी? एक तो लागू शब्द को भी थोड़ा सा गौर करते चले। लागू का अर्थ होता है जबरदस्ती बांध के कोई चीज आप पे इंप्लीमेंट की जाए, इसको लागू शब्द। एक लागू शब्द में कई चीजें आ जाती हैं, जबरदस्ती भी आ जाती है, लागू करना, बंधन भी इसमें आता है, इंप्लीमेंटेशन भी इसमें आता है। इन 3 चीजों का जोड़ जो है वो लागू है। तो संविधान हम पे लागू किया गया था। आज जो देश की हालत है, या ऐसा समझो कि पिछले 75 साल से देश की जो हालत है, उस देश की हालत का जिम्मेदार हमारा संविधान। अच्छा, आजादी को हम केवल किस ढंग से आंकेंगे, जरा इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
क्या 1947 के बाद से जो हमको भारत मिला, क्या हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, या जो भारत पहले हुआ करता था हम उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर जो भारत अगर पहले हुआ करता था तो कौन सा भारत पहले था? हम किस भारत की बात कर रहे हैं? जिस भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते थे उस भारत की, या जब मुसलमान यहां आए ही नहीं थे उस भारत की, या उस भारत की जो कि सनातन है? हम किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? अगर हम सनातन भारत की रक्षा कर रहे हैं, सनातन भारत को हम केंद्र में मान के आजादी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर सनातन भारत के हिसाब से किसी भी तरीके के कारखाने और ये सब लगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन जो हमारी संस्कृति है वो इस सब को कहीं जगह ही नहीं देती। सनातन के तहत तो वर्णवादी व्यवस्था चलती है। उस वर्णवादी व्यवस्था में भी बहुत सारी चीजें हैं, अच्छाई बुराई, उन पे चिंतन फिर किया जाए। अगर हम अंग्रेजों ने जो छोड़ के गए हिंदू मुस्लिम का साम्राज्य जो यहां चल रहा था मिला जुला, और उसको अंग्रेजों ने आके हथियाया था, अगर हम उस भारत की रक्षा करते हैं तो क्या अपने देश में रहने वाले 30-40 करोड़ लोगों को हम गलत बता के कहीं कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं? या अगर हम ऐसा मानते हैं कि संविधान, हमें आजादी जिस दिन मिली उसके बाद से एक नया भारत है, हमें उसकी रक्षा करनी है, तो कोई ये बताएगा कि बिना विस्तार के कोई भारत कैसे अपनी रक्षा कर सकता है? विस्तार की बात जब मैं कहता हूं तो भूमि विस्तार की बात नहीं कहता हूं, वैचारिक विस्तार की बात कहता हूं, आर्थिक उन्नति के विस्तार की बात कहता हूं। जिस देश में हजारों लोग बेरोजगार हो जाएं, क्या वो देश इस योग्य हो पाएगा कि अपने प्रोडक्ट जो है विदेशों में बेचे? क्या वो देश, जो देश दूसरों से कर्जे लेके अपने देश में कमा के और दूसरे देशों को उस कर्जे का ब्याज देता हो, क्या ऐसा देश तरक्की कर पाएगा? हमने जो भी अपना जीवन देखा है, उस जीवन में हमेशा एक ही बात देखी, हर व्यक्ति को अतीत प्यारा लगता है। पहले अच्छा था अब बुरा, और ऐसा हर वर्तमान में हुआ है। आज से 200 साल पुरानी चले जाओ तो भी ऐसी ग्रंथ पाए जाएंगे जिनमें लिखा होगा कि अब समय बुरा आ गया, पहले अच्छा था। वर्तमान में भी अगर आप लोगों से पूछो तो कहेंगे पहले अच्छा था अब बुरा हो गया। आखिर ये पहले अच्छा था अब बुरा हो गया, ये कहां से आता है? पहले हमारा भारत अच्छा था अब बुरा हो गया, ये भी कहां से आता है? असल में ये चीजें आती है कंपैरिजन से। जिसने दो रूप देखे हों, पहले एक जो था और अब जो है, वो कंपेयर कर सकता है। कंपेयर करने से कोई व्यक्ति कह सकता है पहले का समय अच्छा था और आपका समय बुरा है, या आपका समय अच्छा है पहले का समय बुरा था। तो निश्चित ही कुछ चीजों में मेरा मानना है, सिंपली बात नहीं कहूंगा, कुछ चीजों में आज का दौर बहुत बढ़िया है और कुछ चीजों में आज का दौर बहुत खराब है। अब फिर वही आएगी बात, अगर वास्तव में मैं ये सत्य कह रहा हूं कि कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, तो यहां पे तर्क ये आता है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैं स्वयं से तर्क करके इस समय बात कर रहा हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ फिर ये बात भी आती है कि हमें कुछ भुगतान तो करने पड़ेंगे। अगर हमें आज के दौर में टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमें अपने समय का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर हमें आज जो है ये जो जिसको कहते हैं कानूनी व्यवस्था सघन चाहिए, तो कहीं ना कहीं आजादी के मूल्य चुकाने पड़ेंगे।
लेकिन फिर यहां पे भी ईमानदारी के साथ एक चर्चा तो होनी चाहिए, और वो चर्चा ये है, क्या वास्तव में ऐसा है कि हम थोड़े से गैजेट्स जिनको हमने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया, उनके पीछे उनको पाने के लिए हम अपना समय बिल्कुल खो दें? क्या ये मूल्य उचित है? क्या ये मूल्य उचित है कि हम अपने शरीर के 30-40% हिस्से को गाली देते हुए अपने को विकलांग बना के जीने चलने के लिए राष्ट्रभक्ति के नाम पे हिंदू मुस्लिम करते फिरें, विकलांग होकर घूमने में हमें बड़ी शान महसूस हो? क्या यह मूल्य उचित है? संविधान के नाम पे, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान जहां पे लिखा जाता है, जहां पे लागू किया जाता है, उस भवन के अंदर संविधान की रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए लोगों को पीटा जाए, क्या यह मूल्य उचित है? 1 लाख किसान जिस देश का सड़कों पे उतर के अपने लिए मांग करते हुए 1 साल बिता देता हो, क्या उस किसान की बात ना सुनने का मूल्य उचित है? क्या ये बात बहुत उचित है कि हमारे देश में जिन नेताओं को हम चुन के लाते हैं हमारे देश में अच्छे कर्मों के लिए, वो नेताओं को ये हक कौन संविधान देता है? किस संविधान में ये लिखा हुआ है कि वो नेता चुनाव के मुद्दों में फ्री में चीजें बांटने का या फ्री में वस्तुएं दिलाने का वादा करके ज्यादा से ज्यादा वोट ले सकें? अगर ये सही है तो मैं एक पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाहता हूं कि हर इंसान को एक स्त्री दिलवाई जाएगी। अगर मैं सत्ता में आया तो हर लड़के को एक स्त्री उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इलेक्शन लड़ लेता हूं, बता दो लैपटॉप जीतेगा कि स्त्री जीतेगी? गंदी लग रही होगी ना मेरी बात, लिखो गालियां नीचे। लेकिन 75 रुपए 100 रुपए का अनाज देके किसी आदमी को बेरोजगार रहने के लिए राजी कराना, यह कौन से संविधान में लिखा है? संविधान की रचना सिर्फ इसलिए की गई थी कि नए नए विचारों के लोग आके हमारे देश को उन्नति की राह प्रदान करेंगे। हर 5 साल में 10 साल में कुछ नए लोग आएंगे और वो देश को एक उन्नति की राह दिखाएंगे। ये संविधान में कितने अच्छे ढंग से ये बात लिखी गई थी। लेकिन संविधान जिस देश ने हम पे लागू करवाया, इंग्लैंड, वहां संविधान नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी नहीं पूछूंगा, प्रतिदिन आपके जीवन से गुजरने वाली बात है, उसमें जवाब दे देना। आप छोटे शहरों में जिस आटे की चक्की से अपने घर का आटा पिसवाते हो, वो चक्की कितनी बार बदलते हो, कितने साल में बदलते हो, मुझे ये बता दो। जिस ब्रांड का आप आटा खाते हो, जो लोग पिसवाते नहीं, अब तो बहुत से ऐसे हैं, वो कितने ब्रांड बदल बदल के आटा यूज करते हैं, मुझे ये बता दो। आप एक मकान बनाओ और उस मकान के नींव डलने के बाद फिर आप इंजीनियर बदल दो, फिर दीवार 6 फुट ऊंची हो जाने के बाद फिर इंजीनियर बदल दो, फिर थोड़ा और कुछ हो जाने के बाद फिर इंजीनियर बदल दो। विश्वास मानो, तुम्हारा मकान अजायब घर बनेगा।
अजायब घर बना दिया हमने इस देश को। इस देश के अंदर एक भी विचार, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, स्थायी नहीं है। एक भी विचार स्थायी नहीं है। और जिस देश के अंदर कोई भी विचार स्थायी ना हो, सब हवा में टहल रहा हो, उस देश में कुछ उन्नति की बात हो सकती? आप लोगों को लग रहा होगा मैं देशद्रोही, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं आज चाहूं तो ये देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाऊं। आज मुझे सिर्फ आज एक विचार करने की जरूरत है और 4 महीने बाद मैं किसी भी देश में हो सकता हूं सेटल। इतने देशों से मुझे निमंत्रण है, मुझे लोग मदद करने को तैयार है और गहरे रूप में वो चाहते हैं कि छोड़ो ये देश, वहां आ जाओ। मैंने आज तक देश नहीं छोड़ा, मैं अपना पासपोर्ट नहीं बनाया, मैं जाना नहीं चाहता, अंदर से दिल नहीं करता। लोग मुझे बाहर बुलाते हैं, मैं जा सकता हूं, धन कमा के आ सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, तुम यहां आओ, तुम यहां आओगे, तुम्हारा धन इस देश में आएगा, टूरिज्म के तरीके से समझो आएगा, ये भी एक हित है। मैं हिंदी में बोलता हूं, बहुत लोग कहते हैं आप अंग्रेजी सीखो, इससे बहुत दूर तक आपकी आवाज जाएगी। मैं अंग्रेजी का सीख नहीं सकता, इतना नित नवीन होता जाता हूं, अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता? सिर्फ इस वजह से मैं चाहता हूं कि किसी को अगर वास्तव में धर्म की बात सुननी है तो हिंदी में ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक दुनिया की किसी भी वर्णमाला में हिंदी जैसे शब्द इजाद नहीं हुए। तो धर्म की बात सुननी हो तो लोगों को हिंदी सीखनी पड़ेगी। हमारे देश के नेता देखो, जो बात करते हैं हिंदुस्तानी होने की, संसद में भी अंग्रेजी में बात करते हैं। आज लाल किले पे भाषण हुआ होगा, उसमें भी अभी गुलामी के कुछ पद चिन्ह मैंने सुना नहीं, लेकिन गुलामी के कुछ पद चिन्ह उसमें भी दिखाई दे गए होंगे, उसमें भी अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का यूज हुआ होगा। मैं भी आप लोगों के बीच यहां आके बैठा हूं ना, मैं भी रो के आया, मैं भी रो रहा था कि हम कहां जा रहे हैं। सच बताएं, मेरे जीवन में तो बड़ी खुशहाली है, मुझे तो नहीं रोना चाहिए, लेकिन आज से 15-20 साल बाद मैं फिर से भारत छोड़ो का नारा नहीं सुनना चाहता। और 20 साल बाद भारत छोड़ो का नारा लगेगा, लेकिन ये नारा भारत छोड़ो का जिन लोगों के खिलाफ लगेगा, वो फिर हमारे देश को गुलाम बना चुके होंगे। ये बात है, अब की बार वो गोली चमड़ी के रूप में सामने नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो गेहुआ चमड़ी है वो उनकी गुलामी राजी कर चुकी है और अपना चेहरा आगे रखने को राजी। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों को, कुछ थोड़े से मोटा भाई टाइप के लोगों को अगर ये देश लूटना ही है, तो यार तुम खुद लूट लो। तुम दूसरों के सहारे लेके जो लूट रहे हो, और लूट के भी अपने हिस्से का धन उन्हीं के बैंकों में रखोगे जिसका तुम इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना, इस बार अंग्रेज बहुत शातिर ढंग से आए हैं। मेरे देश को बचाओ।